हेलो क्लास सेवन्थ नवाचारी प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स में जुलाई माह में तृतीय सप्ताह की गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो विषय है हमारा हिंदी और कक्षा है 7। तो कक्षा 7 के बच्चे इस सप्ताह क्या क्या करना है उन्होंने इस तृतीय सप्ताह में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गतिविधि 1 है आज की। आपने क्या करना है, इसमें एक यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपने इस अनुच्छेद में जो जो संज्ञा शब्द और जो सर्वनाम शब्द आए हैं उनको इन जो जगह दी हुई है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अनुच्छेद को पढ़ लें और ऊपर ऐसा लिख लें, हाथी एक लिखें और बीच में डैश 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 कर लें और लास्ट में पाए जाते हैं यहाँ पे लिख लें। ठीक है, बीच का लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसमें संज्ञा शब्द लिख लें जो इस अनुच्छेद में आए हुए हैं। जैसे हाथी संज्ञा शब्द है तो हाथी आप लिखेंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे, फिर अगला जो शब्द आपको संज्ञा लग रहा है, फिर जो अगला शब्द संज्ञा लग रहा है, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे। इसी प्रकार से सर्वनाम में भी आप करेंगे। एक शब्द लिखेंगे, इसके बाद दूसरा शब्द लिखेंगे। जैसे इसमें पहला शब्द जो सर्वनाम शब्द है वो है यह, हाथी के बारे में हाथी की जगह पे यह प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे यह आ जाएगा। दूसरा शब्द ऐसे, तीसरा शब्द ऐसे करके आप इसमें लिखेंगे। तो ये आपकी गतिविधि 1 है। अब आगे बढ़ते हैं गतिविधि 2 में। तो गतिविधि 2 है इस सप्ताह की आपके लिए संधि। ठीक है, तो संधि में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये बात आपको पता है। तो जो वर्णों का मेल है उसमें और इसी तरीके से जब हम इसको अलग कर देते हैं, जैसे कोई एक शब्द बना हुआ है, उस शब्द को जब हम अलग करते हैं तो उस अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, विच्छेद यानी कि अलग करना। लेकिन जब हम अलग करते हैं तो अलग करने पे हमारे 2 शब्द निकल के आते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है, इसका हम जब विच्छेद करेंगे तो एक पहला शब्द आएगा और एक दूसरा शब्द आएगा। तो ये जो 2 शब्द आएंगे, इन दोनों शब्दों का भी एक अर्थ होना चाहिए, अलग अलग रूप में इनका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, तभी वो संधि विच्छेद की श्रेणी में आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे करेंगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है हिमालय का, हिमालय एक शब्द है, उसका संधि विच्छेद है हिम और प्लस आलय, यानी कि हिम माने बर्फ और आलय माने होगी जगह या स्थान। ठीक है, यानी कि बर्फ का स्थान, बर्फ से घिरा हुआ स्थान कह लो, तो वो हिमालय हो गया। दोनों सार्थक अर्थ हैं, दोनों विच्छेद के, और जो संधि बनी है वो हिमालय है, वो भी अपने आप में एक अर्थ लिए हुए है। इसी प्रकार हम जैसे करते हैं देव धन आलय। ठीक है, तो देव और आलय मिल करके क्या बनेगा, यहाँ पे आपने लिखना है विद्या धन अर्थी, इसको मिला करके क्या बनेगा, ऐसी सूर्य धन उदय, इसको मिला करके क्या बनेगा, ये आपने लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसी का रिवर्स भी है, यानी कि ये तो आपने संधि विच्छेद हमने दिए हुए थे और इसका आपने शब्द बनाना था इसमें, लेकिन ख वाला जो पार्ट है इसमें हमें शब्द दिए हुए हैं, इनका आपने संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं पुस्तकालय है, तो पहला जो इसका सार्थक शब्द बनेगा वो होगा पुस्तक और दूसरा जो सार्थक शब्द बनेगा वो होगा आलय, तो ये हो गया पुस्तकालय। इसी तरीके से आप भोजनालय, देवालय, शिवालय, इनका भी आप संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है गतिविधि संख्या 3 की। गतिविधि संख्या 3 में हमने सीखना है वाक्यों के बारे में। देखिए, वाक्य जो कॉमनली 3 प्रकार के होते हैं साधारणतया, वो वाक्य होते हैं। एक है साधारण वाक्य, दूसरा है नकारात्मक वाक्य और तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो साधारण वाक्य तो एक स्टेटमेंट होता है सिंपल, वो साधारण वाक्य है। लेकिन नकारात्मक वाक्यों में साथ में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि वो निषेध लिए हुए वाक्य होते हैं, बीच में उसमें नहीं शब्द आपको दिख जाएगा, तो आप समझ जाएंगे नकारात्मक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई देगा और उन वाक्यों में क्या, कौन, कैसे, कहाँ, किसका, कौन सा, ऐसे शब्दों का भी
प्रयोग होता है तो आप समझ जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, ये वाक्य दिए हुए हैं। इन वाक्यों को देख करके आपने यहाँ पे लिखना है कि कौन सा वाक्य है। जैसे रीना पढ़ रही है, साधारण वाक्य है या नकारात्मक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है। इसी तरीके से गीता नहीं सो रही है, तो ये कौन से वाक्य हैं यहाँ पे आपने लिखना है इनमें। तो गतिविधि 3 कंप्लीट होती है। अब बारी आती है गतिविधि संख्या 4 की। तो बच्चों गतिविधि 4 में भी गतिविधि 3 को ही आगे बढ़ाया गया है। ऊपर मैंने बताया था कि वाक्यों के 3 भेद होते हैं, तो इसमें अभी वाक्यों के भेद को हमने और आगे बढ़ाया है कि रचना के आधार पे जो हमारे वाक्य होते हैं वो वाक्य फिलहाल इसमें हमें 9 प्रकार के दिए हुए। ठीक है, तो इस वाक्यों में जैसे पहला वाक्य है विधि वाक्य, इसमें विधि वाक्य लिखा है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये हुआ विधान सूचक वाक्य, इसको बोल सकते हैं विधान सूचक वाक्य। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या होता है कि इसमें हमें किसी भी बात की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अध्यापक पढ़ रहा है, एक हमें जानकारी पता चली कि अध्यापक पढ़ने का काम कर रहा है। ऐसी है इच्छार्थक वाक्य, यानी कि इसमें कोई एक इच्छा व्यक्त की जाती है। प्रश्नवाचक वाक्य में आपको पता ही है कि इसमें पीछे से प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और क्या, क्यों, कैसे, कहाँ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग बीच में होता है। निषेधात्मक वाक्य हम बता ही चुके हैं कि ये नहीं शब्द का यूज के साथ आता है। इसका विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, इसमें विस्मय का प्रयोग किया जाता है या कोई आश्चर्य या विस्मय या दुख प्रकट होते हैं, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे इसमें, तो आप इससे समझ जाएंगे विस्मयादि बोधक वाक्य है। फिर संदेहार्थक वाक्य है, इसमें हम कोई संदेह प्रकट करते हैं। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, इस तरीके का संदेह है। इसके बाद है आज्ञार्थक वाक्य, यानी कि किसी काम को करने की आज्ञा दी जाती है। संकेतार्थक वाक्य, इसमें संकेत का भी बीच में प्रयोग होता है कि कोई ना कोई संकेत दिया रहता है, जैसे कि वहाँ बादल लगे, यानी कि हम एक संकेत भी कर रहे हैं बादलों की ओर कि वहाँ बादल लगे हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार है संभावनार्थक वाक्य, यानी कि कोई ना कोई संभावना व्यक्त की जाती है इस वाक्यों में। तो ये हो गए हमारे वाक्यों के प्रकार। अब बारी आती है हमारी गतिविधि की। तो हमने क्या करना है, गतिविधि में सारे वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमने भी एक एक वाक्य यहाँ पे बनाना है। ये जगह दी हुई है विधि वाक्य, यानी कि विधान सूचक वाक्य, कोई एक जिसमें हमें कोई सी बात की जानकारी पता चलती है। तो एक सिंपल स्टेटमेंट लिख देंगे आप कि जैसे मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय रियूनी में पढ़ती हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप अपना स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो एक बात का पता चल रहा है। इच्छार्थक वाक्य, जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है। ऐसी प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो आप ऊपर जो बताए गए हैं उन्हीं वाक्यों के आधार पे आपने भी नए वाक्य यहाँ पे बनाने हैं। वाक्यों का कौन सा वाक्य लिखा है उसका नाम लिखना है और उसके सामने वाक्य लिखना है। ठीक है, तो ये आपका गतिविधि 4 पूरी होती है। अब बारी आती गतिविधि संख्या 5 की। तो गतिविधि 5 में आपने विराम चिन्हों के बारे में जानना है। तो विराम चिन्ह हमारे कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है और अल्प विराम है। कब होते हैं पूर्ण विराम? जैसे भी कोई वाक्य समाप्त होता है, उस वाक्य की समाप्ति के बाद विराम का जो चिन्ह लगता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं, है ना। जैसे मैं जाता हूँ इसने लिखा और इसके बाद एक विराम चिन्ह लगा दिया तो पूर्ण विराम। अर्ध विराम में क्या होता है कि जहाँ पे वाक्य तो पूरा एक होता है लेकिन उसके अंदर ही 2 वाक्य छिपे रहते हैं। जैसे इस वाक्य में क्या होगा कि विद्यालय पढ़ने की जगह है, खेलने की नहीं। तो बात तो हमने पूरी एक कही विद्यालय के बारे में कि वो पढ़ने की जगह खेलने की नहीं, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए रुकना भी पड़ा है। यहाँ पे एक अल्प विराम हमने लिया है क्योंकि एक उससे मिलता हुआ दूसरा सेंटेंस भी साथ में लगा है, विद्यालय पढ़ने की जगह है, खेलने की नहीं। ऐसी अल्प विराम। अल्प विराम में क्या होता है कि जब थोड़ी थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होता है, जब छोटे छोटे शब्द बीच में आते हैं, जैसे हम अपने दोस्तों के नाम बोल रहे हैं, राहुल और मोहन, सोहन, बीच में कॉमा लगता जाएगा तो मेरे दोस्त हैं, है ना। तो छोटे छोटे सेंटेंस आ जाएंगे, तो हमारा अल्प विराम होगा। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक, इसमें कोई भी वाक्य के पीछे प्रश्नसूचक चिन्ह लगता है तो आप ये इस विराम को समझ जाएंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का ये ऐसा सिंबल होता है। इसके बाद है संबोधन सूचक। संबोधन सूचक में
हम कोई भी विस्मय, करुणा, खुशी इन चीज़ों को व्यक्त करते हैं तो ये ऐसा इसका चिन्ह होता है कि आहा क्या सुंदर ताजमहल है ना। तो हमने यहाँ पे खुशी व्यक्त करी है, इसमें विस्मय भी हमें हो रहा है ना। तो हमें यहाँ पे संबोधन सूचक में ये संबोधन चिन्ह आहा शब्द के बाद संबोधन का चिन्ह लग गया। अब बारी आती है हमारी, कुछ और चिन्ह हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है कि जब हम किसी का स्टेटमेंट बोलते हैं, कि जैसे यहाँ इसने लिखा अध्यापक ने कहा, और जो अध्यापक ने जो बात कही है उस बात को हमने ऐसे स्टेटमेंट के बीच में लिख दिया। ये तो जो चिन्ह हमने लगाए ये चिन्ह हो गए उद्धरण चिन्ह, यानी कि अध्यापक ने जो बात कही है वो इन उद्धरण चिन्ह के बीच में उस बात को लिख दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों को मिल करके क्या बनता है, एक शब्द बन जाता है। जैसे भाई और बहन को मिला करके भाई, और ये योजक चिन्ह, और बहन, माता पिता, है ना। तो यहाँ पे ऐसी जगह में योजक चिन्ह आता है। इसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में क्या होता है कि जब हम किसी वाक्य को बीच में पढ़ करके एक स्वतंत्र वाक्य बनाते हैं, है ना, उसके आगे पीछे निर्देशक चिन्ह भी लगा दिया जाता है। जैसे भारत में कई पर्यटक स्थल हैं, फिर हमने एक निर्देशक चिन्ह लगाया और फिर हमने उन पर्यटक स्थलों के नाम लिख दिए। दिल्ली, कॉमा, फिर अर्धविराम लग गया, फिर अल्प विराम, फिर आगरा, फिर मनाली, ठीक है। इस तरीके से हमारे निर्देशक चिन्ह भी हो जाते हैं। तो हमने करना क्या है, अब ये हमें वाक्य दिए हुए, इन वाक्यों में हमने विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। जैसे मैं देहरादून जाता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें कहीं पे भी कोई विराम चिन्ह नहीं लगे। तो हमने किस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगना है, ऊपर की सारणी देखनी है, समझना है। उसके बाद हमने आप पहले एक वाक्य लिखें यहाँ पे नंबर 1 में, फिर उसी का उत्तर जब लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस वाक्य को लिखेंगे और जो ऊपर गलती है, जो विराम चिन्ह नहीं लगाया, उस विराम चिन्ह को लगाते हुए उस वाक्य को लिखेंगे। फिर ऐसे दूसरा वाक्य लिखेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे, तो उसमें उस वाक्य में जो विराम चिन्ह नहीं लगा है उसको लगाते हुए उस वाक्य को लिखेंगे। इस तरीके से सभी 10 वाक्यों को आपने बनाना है। फिर आपकी गतिविधि संख्या 6 आती है, आज की अंतिम गतिविधि है। इस गतिविधि में, इस सप्ताह की अंतिम गतिविधि, इसमें क्या करना है, उपरोक्त तो विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमने किसी देखे हुए मेले का एक वर्णन करना और उसका एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है। यानी कि हमने जो हम ऊपर विराम चिन्ह सारे पढ़ चुके हैं, इन सभी विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और किसी एक मेले का वर्णन अपने शब्दों में करना है ना। कि आज मैं एक मेला देखने गया, मेरे साथ मेरे ये दोस्त, उनके नाम लिखोगे, है ना। और संबोधन चिन्हों का भी प्रयोग आएगा, अरे राहुल वहाँ कौन सी दुकान लगी है ना। और विस्मय का चिन्ह भी आएगा, और तुम्हें उद्धरण का चिन्ह भी आएगा कि आइसक्रीम वाला बोल रहा था ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, इस तरीके से ना। तो सारे कोशिश करना कि सारे चिन्हों का प्रयोग इस अनुच्छेद में हो जाए और आपके मेले का वर्णन भी आ जाए, तो कम से कम 7-8 लाइन में सारा काम हो जाएगा मेरी समझ से। तो इस तरीके से ही आपकी गतिविधि पूरी होती है। तो गतिविधि करें, और जहाँ पे आपको कोई समस्या होती है तो आप निसंकोच मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने काम को शेयर करते रहें। थैंक यू बच्चों।